मैथमेटिक्स के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया की कोटि निर्धारण करने की विधि। बताओ कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके द्वारा आप कोई केमिकल रिएक्शन की कोटि को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए देयर आर 4 मेथड। वॉन्ट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, वॉन्ट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, इसका दूसरा नाम है इनिशियल रेट मेथड, अर्थात वॉन्ट ऑफ अवकलन विधि या प्रारंभिक वेग विधि। दूसरी विधि का नाम है हाफ लाइफ मेथड और फ्रैक्शनल चेंज मेथड, अर्ध आयु विधि और आंशिक परिवर्तन विधि, अर्ध आयु विधि और आंशिक परिवर्तन विधि। तीसरी विधि का नाम है ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल विलगन विधि। ठीक है बेटा। फोर्थ विधि का नाम है इंटीग्रेशन रेट एक्सप्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन रेट एक्सप्रेशन मेथड, समाकलित वेग विधि, या इसका दूसरा नाम है हिट एंड ट्राई मेथड। ये चारों मेथड पढ़ेंगे। चारों मेथड में से एग्जाम में आते रहते हैं, इसमें न्यूमेरिकल बेस भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी हम आपको इसके करवाएंगे। तो पहला मेथड का नाम दे रखा है बेटा जी वॉन्ट ऑफ डिफरेंशियल मेथड या इनिशियल रेट मेथड। पहला मेथड देखिएगा सभी लोग, वॉन्ट ऑफ डिफरेंशियल मेथड देखिएगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में समस्त क्रियाकारकों की सांद्रता, क्रियाकारकों की सांद्रता समान हो तो उस एन कोटि की अभिक्रिया के लिए, उस एन कोटि की अभिक्रिया के लिए, उस एन कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण देखिएगा, डिफरेंशियल अवकलित वेग समीकरण क्या होगा, माइनस dc अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू, माइनस dc अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर n, राइट बेटा जी, c की पावर n। देखिएगा इसको हटाएंगे, dc अपॉन dt इज इक्वल टू k n, c की पावर n। k n का मतलब क्या है, nth n कोटि की अभिक्रिया का, n कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, n कोटि की अभिक्रिया का क्या होगा बेटा जी, वेग स्थिरांक है। ठीक है, हमें ये डिटरमाइन करना है कि n की वैल्यू कैसे होगी। देखिएगा लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या लेना है बेटा जी, लॉग लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर देखिएगा लॉग लेंगे तो कैसा आएगा, LOG लॉग माइनस DC अपॉन dt इज इक्वल टू लॉग k n प्लस n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C, राइट। इस तरीके से आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए देखिएगा, ड्रा ए ग्राफ in between
draw a graph in between log minus dc upon dt versus log concentration of C। इसके बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे बेटा जी, तो देखिए कैसे ग्राफ आएगा। हमें ग्राफ ड्रा करना है। किसका यूज करते हुए? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का यूज करते हुए आपको ग्राफ बनाना है। इस साइड तो लेना है log माइनस dc अपॉन dt, ठीक है। इस साइड हमें क्या लेना है बेटा जी? log कंसेंट्रेशन ऑफ C। इसके और इसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है, दिस वर्सेस दिस। तो ये y है, दिस इज y, दिस इज C और दिस इज mx। y और x के बीच में ग्राफ बनाना है आपको। तो c क्या होगा? इंटरसेप्ट, ये तो इंटरसेप्ट हो गया। n क्या होगा? स्लोप। तो कैसा ग्राफ बनेगा? इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये जो होता है ये डिफरेंस, दिस इज नोन एज ए इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू लॉग की n के बराबर, और स्लोप किसके बराबर होगा? स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? n। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? n, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन मेथड है, उसमें अंदर इनिशियल रेट मेथड के आधार पर, ग्राफ के आधार पर हमें क्या निकालिए? कोटि निकालिए। n का मान निकाला है समीकरण एक का यूज करते हुए। किस किस के बीच में ग्राफ बनाया है? log माइनस dc अपॉन dt, log कंसेंट्रेशन ऑफ C के बीच में ग्राफ बनाया है। तो इससे क्या निकलेगा? n का मतलब है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। देखिएगा और आगे देखिएगा, यदि दो भिन्न भिन्न प्रयोगों में क्रियाकारक दैट इज रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता C1, दो अलग अलग प्रयोग किया आपने। एक प्रयोग में क्रियाकारक सांद्रता C1 मानी, प्रारंभिक सांद्रता C1 तथा C2 हो तो दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। एक बार आपने रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन C1 मानी, एक बार आपने क्या मानी बेटा जी? C2 मानी। तो समीकरण एक से देखिए, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट से कैसे लिखा जा सकता है? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट को log माइनस dc1 अपॉन dt, राइट, इज इक्वल टू log kn प्लस n log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ C1। इक्वेशन नंबर कितना हो गया बेटा जी? 2, राइट। इसी प्रकार log माइनस dc अपॉन dt बराबर log kn प्लस n log कंसेंट्रेशन ऑफ C2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3rd, राइट। इसे इक्वेशन नंबर 3rd, इसे इक्वेशन नंबर 2nd। अब देखिए क्या करेंगे, हमें n की वैल्यू निकालनी है। इसके आधार पर भी, एक तो आपने ग्राफ के आधार पर निकाला, एक न्यूमेरिकल बेस पे भी कैसे निकालते हैं देखिएगा। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3rd। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दीजिए बेटा जी। लेफ्ट को लेफ्ट से घटाइए, राइट को राइट से घटाइए, क्या मिलेगा? समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाइए, लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ घटाइएगा, राइट को राइट की तरफ। log माइनस dc1
अपॉन dt, दिस इज माइनस log दिस इज बराबर log kn माइनस log kn। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट देते हैं, प्लस का निशान लगा हुआ है, n log c1, ठीक है, माइनस n log c2, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा होगा, दिस इज कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, ठीक है। और देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, log माइनस dc1 अपॉन dt माइनस log माइनस dc अपॉन dt इज इक्वल टू n कॉमन ले लीजिएगा, log c1 माइनस log क्या बचेगा बेटा जी c2, राइट। आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे n की वैल्यू, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा n इज डिटरमाइंड बाय log माइनस c अपॉन dt, राइट, डिवाइड बाय c1 log c2। इस मेथड के आधार पर आप n का मान निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन मेथड है, ये पहला मेथड है। इसके आधार पर n की वैल्यू निकाल रखेंगे, इनकी सबकी वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड मेथड का क्या नाम बेटा जी, हाफ लाइफ मेथड, अर्धायु विधि। हाफ लाइफ मेथड, ठीक है, हाफ लाइफ मेथड। देखिएगा हाफ लाइफ मेथड क्या होता है, अर्धायु विधि, तो उसका दूसरा नाम बताया था आंशिक परिवर्तन विधि, फ्रैक्शनल चेंज मेथड भी कहते हैं इसको। क्या होता है, किसी भी n कोटि मतलब ऑर्डर की अभिक्रिया, किसी भी n कोटि की अभिक्रिया के निश्चित अंश फ्रैक्शनल को पूर्ण होने में लगा समय, किसी भी n कोटि की अभिक्रिया के निश्चित अंश को पूर्ण होने में लगा समय, अर्थात अर्धायु टी हाफ, ठीक है। क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की घातांक n-1, घातांक n-1 की क्या होता है बेटा जी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट।
कोई भी n कोटि की अभिक्रिया है, दिस इज t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a n माइनस 1। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी n कोटि की अभिक्रिया के निश्चित अंश को पूर्ण होने में लगा समय, दैट इज हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n माइनस 1। ठीक है बेटा जी, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे n का मान, दिस इज ये हो गया। अब हमें माना कि इस प्रयोग को आपने 2 बार किया, एक बार क्रियाकारक की सांद्रता आपने A1 मानी, एक बार रिएक्टेंट की सांद्रता आपने A2 मानी। तो देखिएगा कैसे करेंगे। यदि 2 भिन्न भिन्न प्रयोगों में क्रियाकारक की सांद्रता क्रमशः है A1 तथा A2 है, तो A1 तथा A2 है, तो देखिएगा बेटा ये कैसे होगा। तो अर्धायु हाफ लाइफ क्या होगी, अर्धायु भी क्रमशः है t हाफ फर्स्ट तथा t हाफ क्या होगी सेकेंड। t हाफ फर्स्ट एंड t हाफ सेकेंड। तो t हाफ फर्स्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A1 n माइनस 1, इक्वेशन नंबर। ठीक है बेटा जी, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, t हाफ सेकेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, समीकरण संख्या 2, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का आप क्या लगाएंगे बेटा जी, भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने पे देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। इससे भाग लगाओगे तो नीचे आगे कहां जाएगा, ऊपर। तो कैसे इक्वेशन बनेगी, देखिएगा इक्वेशन कैसे बनेगी, t हाफ सेकेंड इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, पूरे पर क्या जाएगा बेटा जी n माइनस 1। ठीक है, t हाफ इज इक्वल टू दिस। आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या लेना है, लॉग लेना है। देखिए कैसे लॉग लेंगे, लॉग t हाफ फर्स्ट माइनस लॉग t हाफ सेकेंड इज इक्वल टू n माइनस 1, पहले आ जाएगा बेटा जी लॉग A2 माइनस लॉग। आपको क्या निकालना है, आप सभी को n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू। ठीक है, आपको क्या निकालना है बेटा जी, n की वैल्यू निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग t हाफ फर्स्ट माइनस लॉग t हाफ सेकेंड, राइट। लॉग
A2 माइनस लॉग A1। एन निकालना आपको, तो कैसे निकालोगे, इस वन को तो ट्रांसफर कर दीजिए, 1 प्लस दिस इज log t half 1 माइनस log t half सेकेंड, राइट। डिवाइडेशन किसका है, भाग किसका है बेटा जी, दिस इज log h माइनस log a1, दिस इज द n। इसके आधार पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। इस समीकरण के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, n का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द हाफ लाइफ मेथड। ये कौन सी मेथड है, हाफ लाइफ मेथड, अर्धायु विधि। ये विधि कौन सी कहलाती है, अर्धायु विधि कहलाती है। देखिएगा, इस मेथड के आधार पर आपको कुछ एक चीज और बताते हैं। हमने भी पढ़ा है हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ए की पावर n-1 के होता है। अर्धायु क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की घातांक n-1 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है साहब। अब हम आपसे बात करें, पहली बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी, 0। अगर n का मान आप यहां रखोगे, इस इक्वेशन में n की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, t हाफ 1 अपॉन a 0 माइनस 1, दैट इज क्या आएगा, t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1। तो हम क्या लिख सकते हैं, t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a, लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रिलेशनशिप है प्रथम जीरो कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु और क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता में। ये इसी तरह से बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या संबंध होगा, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है n की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी, 1। n की वैल्यू 1 हो गई तो t हाफ a अपॉन 1 माइनस 1, तो कितना आएगा, a की पावर 0। जिस पर a की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1, दैट इज t हाफ डज नॉट डिपेंड्स, ये डिपेंड नहीं करेगा क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर नहीं करती है, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर नहीं करती है, याद रखिएगा, स्पेशल केस है। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी, 2, तो t हाफ प्रोपोर्शनल टू a n-1, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो क्या होगा, t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a, ये रिलेशनशिप आएगा। अर्थात ये और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर डिपेंड्स नहीं करता है और जी ऑर्डर रिएक्शन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखिएगा। बहुत मोस्ट फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले से आप किसी भी कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु और क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के मध्य संबंध ज्ञात कर सकते हैं, राइट। देखिएगा तीसरा मेथड, तीसरे मेथड की बात करते हैं अपन। ओस्टवाल्ड, थर्ड मेथड का नाम है बेटा जी ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड की बात करेंगे। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड देखिएगा क्या होता है, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन हिंदी बोलते हैं ओस्टवाल्ड विल्सन विधि, ठीक है। देखो इस विधि के आधार पर कौन सी कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कर सकते हैं, इस विधि के आधार पर, इस विधि के आधार पर जटिल अभिक्रियाओं की, जटिल, इस विधि के आधार पर
जटिल अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात करते हैं। जटिल अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात करते हैं। कोटि ज्ञात करते हैं, ऑर्डर ज्ञात करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक भाग लेते हैं। जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोटि? इस विधि में करते क्या है, जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो एक क्रियाकारक को छोड़कर बाकी अन्य सभी क्रियाकारकों की सांद्रता को आधिक्य मात्रा में माना जाता है। ठीक है, एक क्रियाकारक को छोड़कर बाकी अन्य सभी क्रियाकारकों की सांद्रता को किससे माना जाता है? एक्सेस अमाउंट में। तो अभिक्रिया का वेग उस पर डिपेंड करता है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। अभिक्रिया का वेग आधिक्य वाले क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो करते क्या है, इस अभिक्रिया में पृथक पृथक, मतलब पहले एक क्रियाकारक के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि निकालेंगे, फिर दूसरे क्रियाकारक के सापेक्ष निकालेंगे, फिर तीसरे के सापेक्ष निकालेंगे। ऐसे प्रत्येक क्रियाकारक के सापेक्ष अलग अलग कोटि का निर्धारण करते हैं। फिर अंत में संपूर्ण अभिक्रिया की जो कोटि आती है वो प्रत्येक क्रियाकारक की कोटि के योग के बराबर आती है। सभी क्रियाकारक की कोटि को योग कर दीजिए तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात हो जाएगी। जैसे माना कि कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B प्लस N3C चेंज इनटू प्रोडक्ट, राइट। तो अभिक्रिया है, इसकी कोटि आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? किसी एक क्रियाकारक को छोड़कर बाकी अन्य क्रियाकारक किससे मानना पड़ेगा? एक्सेस अमाउंट में मानना पड़ेगा, आधिक्य मात्रा में मानना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, यदि क्रियाकारक B तथा C आधिक्य मात्रा में उपस्थित हो, आधिक्य मात्रा में उपस्थित हो तो अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड करेगा? केवल क्रियाकारक ए की सांद्रता पर निर्भर करेगा, क्रियाकारक ए की सांद्रता पर। ठीक है, केवल किस पर डिपेंड करेगा? क्रियाकारक ए की सांद्रता पर। तो इसके सापेक्ष यहां कोटि कितनी आएगी? ऑर्डर कितना आएगा यहां पर ए के रेस्पेक्ट में? ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? 1। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इज 1। ठीक है बेटा जी। इसी प्रकार से यदि क्रियाकारक ए तथा सी आधिक्य मात्रा में उपस्थित हो, आधिक्य मात्रा में उपस्थित हो, तो क्रियाकारक ए तथा सी आधिक्य मात्रा में उपस्थित हो तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिएगा, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड टू। ठीक है, किसको आधिक्य मात्रा माना बेटा? जिस बार ए और सी, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर करेगी? बी। तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, सॉरी, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा? N2। और यहां पर कितना होगा बेटा जी? N1, राइट। यहां पर N1 होगा और यहां पर क्या होगा? विद रेस्पेक्ट टू N2। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना जाएगा? N1, इसके रेस्पेक्ट कितना जाएगा? N2। नाउ आगे बात करते हैं, देखिएगा, यदि क्रियाकारक ए तथा बी आधिक्य मात्रा में उपस्थित हो तो
देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शंस इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर n3। तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू c कितना होगा n3 होगा। ठीक है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू c कितना होगा n3। ऐसे आपने a के रेस्पेक्ट में निकाली, ऐसे b के रेस्पेक्ट में निकाली, c के रेस्पेक्ट में निकाली, प्रत्येक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आपने ऑर्डर निकाल चुके हो। तो हम क्या करेंगे टोटल, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, इस रिएक्शन की कोटि क्या होगी, कोटि, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस वो क्या होगी बेटा जी, आपने n1 निकाला एक के सापेक्ष में, दूसरे का n2, तो क्या होगा, सबको जोड़ दो, n1 प्लस n2 प्लस n3, सबको ऐड कर देंगे तो इस अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। राइट, इस अभिक्रिया की कोटि हम निकाल सकते हैं। तो इसका ये ऑर्डर होगा n1 प्लस n2 प्लस n3। देखिए एक एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन कराते हैं सोडियम फॉर्मेट के साथ, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन कराते हैं सोडियम फॉर्मेट के साथ कराते हैं। तो देखिएगा क्या बनता है इसके अंदर, 2 मोल ऑफ दिस, इसकी रिएक्शन कराने पर 2Ag प्लस CO2 प्लस CH3COH प्लस ये बनेगा। ठीक है बेटा जी, ये बनेगा। हमें ये देखना है कि इसकी ऑर्डर क्या होगा। तो हमने माना कि यदि सोडियम फॉर्मेट क्या है, आधिक्य मात्रा में, आधिक्य, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बेटा जी, CH3COO Na की पावर 2 पर। तो यहां पर ऑर्डर कितना आएगा 2, और यदि CH3COOH सिल्वर एसिटेट आधिक्य मात्रा में हो, आधिक्य मात्रा में हो तो रेट ऑफ रिएक्शंस किस पे डिपेंड करेगा, HCOO पर। यहां पर ऑर्डर कितना आएगा 1। ठीक है, तो टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस कितना होगा बेटा जी 1, 2 प्लस 1 दैट इज 3, कोटि कितनी होगी 3। नेक्स्ट फोर्थ मेथड देखिएगा बेटा जी, इंटीग्रेशन रेट एक्सप्रेशन मेथड। फोर्थ मेथड का नाम क्या है, समाकलित वेग समीकरण विधि। इस विधि को करते क्या है, इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, प्रयास और असफल विधि। प्रयास करेंगे, हो सकता है सफलता मिले ना मिले। और तो इस विधि के अंदर करते क्या है, क्रियाकारक उत्पादों की सांद्रता का विश्लेषण करके प्राप्त जो मान होता है, रिएक्शन जो दे रखी होगी उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का विश्लेषण करते हैं। उसके आधार पर आपको टी का मान, ए का मान मिलेगा। ए इनिशियल कंसिस्टेंट, टी एक्स का मतलब उत्पाद की सांद्रता, और टी का मान दे रखा होगा। जो मान दे रखे होंगे उन मानों को आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है बेटा, वो द्वितीय कोटि की क्या होता है समाकलित वेग समीकरण उसमें, और तृतीय कोटि का समाकलित वेग समीकरण होता है उसमें रखेंगे। एक बार प्रथम कोटि में रखा, एक बार द्वितीय कोटि में रखा, एक बार तृतीय कोटि में रखा। प्रथम को जिस रखने के बाद जिस वेग समीकरण से k का मान, जिस वेग समीकरण से k का मान कांस्टेंट प्राप्त होता है, कांस्टेंट, माना कि आपने मान रखे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो उसमें k के सारे मान रखने पर बार बार क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, तो वो अभिक्रिया कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। माना प्रथम कोटि वाले में k के मान कांस्टेंट नहीं आ रहे, तो आप द्वितीय कोटि में रखोगे बार बार मान। द्वितीय कोटि के लिए कांस्टेंट आ जाए तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इस तरह से बार बार हम प्रयास करते हैं। किस समाकलित वेग समीकरण से k का मान स्थिर प्राप्त होता है, अभिक्रिया उसी कोटि की होती है। अगर प्रथम कोटि के लिए कांस्टेंट आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए आ जाए तो सेकंड ऑर्डर की, या थर्ड ऑर्डर के लिए आ जाए तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस होगी। जैसे
एक एग्जाम्पल गिवन है, अमोनियम साइनेट होता है, इसको आपने गर्म किया, किसे बदलता है, यूरिया में, अमोनियम साइनेट कन्वर्ट इनटू यूरिया। इस अभिक्रिया के लिए टाइम का मान दे रखा है 0 मिनट पर कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है, 45 मिनट पर इतनी, 72 मिनट पे इतनी दे रखी है, 157 मिनट पे इतनी दे रखी है, 312 मिनट पे इतनी कंसंट्रेशन, 600 मिनट पे इतनी कंसंट्रेशन दे रखी है। आपसे पूछा है कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे। आपने इस अभिक्रिया के लिए एक बार तो लिया प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण, एक बार आपने लिया द्वितीय कोटि का समाकलित वेग समीकरण, यह आपने लिया, ठीक है। आपने लेने के बाद ये देखा जैसे टी है 45 मिनट, ए माइनस एक्स टी समय पर, ये सांद्रता होगी, ये सांद्रता लिखी, ये सांद्रता लिखी, ये सांद्रता लिखी हुई है, ये सांद्रता लिखी। एक्स का मान क्या होगा, एक्स की वैल्यू, तो देखिए ए माइनस एक्स तो ये दे रखा है, आपको एक्स का मान निकालना है, तो ये एक्स ए तो ये होगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन कौन सी होगी, 0.0, इसमें से इसको घटा दो तो ये मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा दो तो ये मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। इनिशियल कंसेंट्रेशन यही तो है, दिस इज प्रारंभिक सांद्रता, ये कौन सी सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है बेटा जी। ये एक्स है, ए में से एक्स को घटा दो तो ये मिलेगा, ए में से इसको घटा दो तो ये मिलेगा एक्स का, ठीक है, घटाते जाएंगे तो हमें ये एक्स की वैल्यू प्राप्त होती जा रही है, ए माइनस एक्स, ए का मतलब ये है, एक्स का मतलब ये है, ए का मतलब 0.9, इसमें से घटाते जाओगे तो एक्स की वैल्यू आपको निकलती जाएगी। इस फॉर्मूले में आपने ए का मान रखा, ठीक है, ये ए माइनस एक्स की वैल्यू रखी, ये मान रखने पर के का मान एक बार 45 मिनट पे रखा तो ये वाला आ रहा है, फिर 72 वाले पे किया तो ये वाला मान आ रहा है, फिर 157 मिनट पे किया तो ये वैल्यू आ रही है के की मान, ये वाली, ये इसके लिए। तो हर बार इस समय पर आपने K1 का मान निकाला, इसके लिए निकाला, ऐसे ही यहां निकाला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, तो इसमें मान देखिएगा, इसमें वैल्यू जो आ रही है लगभग सबकी वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, लगभग समान आ रही है, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है वैल्यू, बहुत डिफरेंस वैल्यू आ रही है, ठीक है, लगभग समान नहीं आ रही है। यहां पर K का जो मान आ रहा है वो लगभग क्या आ रहा है बेटा जी, समान आ रहा है, अर्थात ये अभिक्रिया कौन से ऑर्डर की होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होगी, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, क्यों, इस सारे प्राप्त मानों को द्वितीय कोटि के समाकलित वेग समीकरण में रखने पर K का मान जो आ रहा है बार बार कैसा आ रहा है, स्थिर, जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में K का मान स्थिर प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, वैल्यू रखिए, बराबर आ जाए, कांस्टेंट आ जाए तो अभिक्रिया उस कोटि की होगी, नहीं आता तो फिर आगे ट्राई कीजिए, सेकंड ऑर्डर में रखिए, सेकंड ऑर्डर में भी नहीं आता तो फिर आगे ट्राई कीजिए, ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है बेटा। तो हमने आज 4 मेथड पढ़े हैं डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है, थैंक यू।